बेटा क्लियर है आपको ऑडियो वीडियो ऑनलाइन वाले? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ओके ठीक। दे बेटा क्वेश्चन निकाल रखा है। अच्छा दोनों वैल्यू निकाल दिया। निकालने थे, वो भी निकालने थे। हाँ के बोला था एक्चुअल में फाइंड कर रहे थे के एंड ए। ठीक है कोई बात, इसलिए तो दो ऑप्शन डाला था ना। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कुछ इस टाइप का। एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था जिसका वैल्यू था k इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस क्यूब है क्या वो एस क्यूब ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अच्छा क्या क्वेश्चन था? आर एंड सी हमको फाइंड क्या करना था? के एंड ए का वैल्यू निकालना था। एक्चुअल में के लिखवा दिया था गलती से। के एंड ए की वैल्यू से निकालनी थी आपको। के एंड ए, ये ए है, के एंड ए की वैल्यू से निकालनी थी सच दैट ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। यही क्वेश्चन निकाल लियो सब कोई? नहीं निकले, देखो नहीं हुआ। चलो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनाने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनाने पड़ेंगे। यानी QS इक्वल टू 1 प्लस GH इक्वल टू 0। इट विल कम एज QS इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट यहाँ S होता है, हम लिखे ना लिखे तो कितना हो जाएगा? S क्यूब प्लस AS स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1। ठीक है, AS स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1 और प्लस KS प्लस K है ना इक्वल टू 0। यही होगा, ये तो बनाया होगा सब कोई, क्रेडिट सबका बना होगा। दिस विल कम एज, यहां से ना ये एस क्यूब हो गया, ये ए एस स्क्वायर ये हो जाएगा 2 प्लस के एस है ना, 2 प्लस के इंटू एस, इसका काम खत्म हो गया, प्लस के प्लस 1 एक साथ लेना होगा, कांस्टेंट है ये, के प्लस 1 कांस्टेंट है, इसको एक साथ लेना होगा। इसका पावर नहीं है ना, तो ये एस एक साथ है, इज इक्वल टू 0। आइए तो हमारे पास ना ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब यहां से हमको लगाना है राउथ ऑर्बिट, यहां से लगाना है राउथ ऑर्बिट। बस इक्वेशन ये फ्रेम कर रहा था, राउथ ऑर्बिट लगाना था। उसके बाद देखना क्या था कि के कौन से वैल्यू के लिए वो मार्जिनल स्टेबल है ना। यही मेरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो हम ना राउथ अरे लगा रहे हैं, राउथ अरे, यानी कि हम एस क्यूब से स्टार्ट किए। हालांकि यहाँ ना राउथ अरे लगाने की नीड नहीं, अगर तू लगाए हो तो सही बात है, बट हम ना थोड़ा सा शॉर्टकट तुमको दिए हुए थे, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन का काम कर रहा है ना, फिर भी लगाना तो पड़ेगा, मार्जिनल स्टेबल निकलना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ना 1 है, उसके बाद 2 प्लस के ये एक साथ है, फिर एस स्क्वायर लिए, ए है एंड के प्लस 1, ये 1 प्लस के एक ही जैसा लिखो, तो 1 प्लस के। ठीक है, ओके ना, S1 इज इक्वल टू, ये आएगा ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ पे मिल गया तो हम ऑलरेडी ले लेंगे 2 प्लस के है ना, माइनस 1 प्लस के बाई ए, और ये पूरा एक साथ होगा है ना, ये पूरा एक साथ होगा, यहाँ पे कोई डेटा आएगा नहीं, और इज इक्वल टू 1 प्लस के और 1 प्लस के जो भी लेना है। ठीक है, तो ये हमारा राउथ ऑर्बिट बन जाएगा, राउथ अरे बन जाएगा। फिर क्या करना है, हमको निकालना है सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन तो तभी हो पाएगा जब ये 0 हो और ये पॉजिटिव, ये 0 हो और ये पॉजिटिव हो। तो पहले देखते हैं 0 आता है कैसे होता है, 0 अगर लेते हैं तो कितना होता है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स थी, इसके बाद जो था वो नॉर्मल मैथमेटिक्स था, हमको ज्यादा यहाँ पे कंसेप्ट अब नहीं लगाना। देखिए वो क्या, यहाँ से हमको ना फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन
और सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए आपका S1 जो रो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यहां से देते हैं 2 + k - 1 + k / a इज इक्वल टू 0। और यहां से हमको वैल्यू निकलेगा a का इन द फॉर्म ऑफ k, है ना। a का वैल्यू निकाल दो इन द टर्म ऑफ k, और कितना हो जाएगा, ये इधर लेके जाओगे, इधर की तरफ ले जाओ, a इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1 + k / 2 + k, ये होगा बाबू, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा a का। कौन 0 क्यों होता है? तुम लोग ना पढ़ता नहीं है, समझ रहे हो, यही कारण है बेटा। जब तक ये 0 नहीं होगा, मार्जिनल स्टेबल नहीं होगा, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन नहीं करेगा। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की कंडीशन ही है तो मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए, और वो तभी होगा जब S1 रो 0 हो। ये तो पहला ही रो है तो 0 हो ही नहीं सकता। हम भी वही बोल रहे हैं कि जब ये 0 होगा तब सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन करेगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन नहीं करेगा। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन तभी करेगा जब ये मार्जिनल स्टेबल होगा, और उसके लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर हुआ? पढ़ नहीं रहा, इलेक्ट्रिकल नाम हंसवा रहा है तुम्हें। चलो देखे आगे हम लोग। तो क्या नहीं लिखवाया तो बोलो, यही सा हो ही नहीं सकता है, हमको ब्लेम ना करो। देखो कॉपी में नोट्स में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब उलटो पेज और देखो हम लिखवाए कि नहीं लिखवाए कि ओड रो शुड बी 0। देखो हाँ यार, पढ़ो पढ़ो। क्या है ओड रो, क्या है मतलब क्या है? तो बुलवाए कि S1 S3 S5 S7 S9 रो 0 होनी चाहिए, ऐसे लिखवाए। बोल रहा है हाँ लोल। देखो एक बात ध्यान रखना, हमें नहीं, अपने को बोलो कि हमें समझ नहीं आया, ये अलग बात है। हम तो लिखवा ही दिए, समझ रहे हो, बोल रहा है कि लिखवाए नहीं है, दिख रहा है तो क्या बोले। चलो ठीक। हाँ चलो ठीक है, क्या बोल रहे थे हम लोग? अरे बोलो। हाँ तो ए का वैल्यू हमारे पास आया था, बीच में आया था ये। और ऐसा डाउट लेके आता है ना, मन तो करता है कुट दे। अगर कोचिंग ना कुट दे होते फिर नहीं, लेवल की डाउट होगी तो मजा आता है, हमें भी मजा आता है, हमें सीखने को मिलता है। बराबर समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? लेकिन ऐसा डाउट जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो गया, उस पर 5-5 क्वेश्चन बन गए कल, सारा यही डिस्कशन हुआ, कैसे ऑक्सीलेशन आएगा, कैसे ऑक्सीलेशन आएगा, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा। चलो ठीक है, बढ़िया है। घर पे मत पढ़ो, बाद में पता चलेगा क्या होगा, खाली क्लास में पता है। चलो देखते हैं कहां थे हम लोग। हाँ तो एक का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 2। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 2। अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ पे आए, ऊपर की तरफ आए, है ना, तो एक फॉर्म में हमको इक्वेशन फ्रेम करना है ना। आइदर तुम सबको एक फॉर्म में फ्रेम कर दो, मेरा बात समझो, या तुम सबको के फॉर्म में फ्रेम कर दो, तो उससे क्या होगा कि एक वैल्यू आपको निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? या तो देखो यहां से, देखो अगर ये 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कहां से मिलेगा, इसके ऊपर वाले रो से मिलेगा ना। अब यहां से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे एस, तो कितना होगा, AS² + 1 + k इज इक्वल टू 0 बनेगा ना ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन का फ्रीक्वेंसी। अगर यहां से हम निकालते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा S² इज इक्वल टू -1 + k/a होगा ना। और अगर यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, आएगा ये +-j 1 + k/a का रूट। ठीक है, और इसको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इसको दे रखा है 2। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, k के टर्म में निकल जाएगा, k निकल जाएगा और आगे कम हो जाएगा। तो हमको जो दे रखा है वही दे रखा है कि 1 + k/a, ये है सर 2। 1 + k/a है। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट करो यहाँ से। अब कितना हो जाएगा, पुट करोगे तो नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर, डायरेक्ट लिख देंगे रूट 2 + k = 2 होगा। क्या बाबू, क्या किया हम, इसको पुट किए यहाँ पे, ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर चला गया और हो गया रूट के अंदर।
स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, हो गया 2 + k = 4 एंड यहां से निकल गया k का वैल्यू इक्वल टू, तो चलो k तो निकल जाएगा हमारा। अब जैसे k निकल जाएगा, a का वैल्यू भी निकलना था, किसी में भी पुट कर लो a का वैल्यू निकल जाएगा, यहीं से निकाल लो। देन a विल कम एज 1 + 2/2 + 2, इट विल कम एज 3/4 मींस 0.75। तो ये हमारा आंसर था। ऑप्शन बता दीजिए डी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बनाया नहीं था, बोला रे हीरो नहीं बना था। अच्छा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये वाला, ये कैसे जीरो करा था आपने? ठीक, चलो कॉपी करो। क्लियर है बाबू? ऑनलाइन वाले को अरे कौन हिला दिया इसको? कुलदीप बैठता है सब हिला लेता है। हाँ हाँ कुलदीप थोड़ा कैमरा सेट कर दो, कैमरा सेट करो, कैमरा कहाँ कट गया? यार कोई बैठा कौन हिला दिया? समझ रहे हो गए? ठीक है ठीक। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ऑनलाइन वाले क्लियर है आपको? ओके फाइन, हो गए। अनुज नहीं, अनुज नहीं है, अनुज अनुज नहीं है। चल देखो, तो ये हमने क्वेश्चन एक दिया था जिसको सॉल्व करना था, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन निकालना। याद रखोगे ऑलवेज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन तभी होगा जब ऑड रो जीरो हो, पहला बात। और वो निकलेगा कहां से? इवन रो से। ऑलवेज इवन रो से निकलेगा। होगा कब? जब ऑड रो जीरो। चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखो, मान लो QS इज इक्वल टू, लेट इट बी, एक QS इक्वल टू S5 प्लस S4 प्लस 2S³ प्लस 2S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है राइट साइड में पोल या लेफ्ट साइड में पोल, यानी सारे पोल की लोकेशन आपको निकालनी है। क्रिटिक क्वेश्चन यहाँ है, आपके पास सारे पोल्स के लोकेशन आपको निकालने हैं। डेट्स इट, कि कौन पोल कहाँ होगा, कितने पोल किधर होंगे बस। अयुब की सबका बनना चाहिए। QS इक्वल टू S टू द पावर 5 S4 2S³ 2S स्क्वायर 3S प्लस 5 इक्वल टू 0। आप तो लिखते बड़ी पलटने, देख रहे हो
अल्टीमेट तरीका से मतलब कैसे लिख लेते हैं? अच्छा लिखिए, हम देखते हैं। अच्छा सीधे ही लिखते हो? लिखते मतलब सीधे लाइन में ही हो? हाँ देख रहे यार, गजब ही लिखते हैं ये मतलब ऐसे पता नहीं। लेफ्टी नहीं, लेफ्टी है तो लोग लेफ्टी ऐसे लिखता है ना भाई। अगर कोई लिखते हैं, ये सर भी लेफ्टी लिखते हैं बगल वाले, तो वो ऐसे लिखेंगे ना। या फिर हम लोग जो है तो ऐसे लिखते हैं, या फिर कॉपी में भी ये ना मतलब ये लिखते हैं मतलब उल्टा। समझ रहे हो ये ऐसे ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लिखिए, वैसे ही हो रखी है। अच्छा लिखते स्पीड में ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा सा स्लो है। हो गए? राइट हैंड में 2, लेफ्ट हैंड में 3, यही आ रहा है। हो गए? गर्दी से उड़ा रहे हो भाई। चल देखो बना लिए तो नहीं हुआ आप लोग का। हो गए? चल देखिए, हेल्प कर दो। S5 इज इक्वल टू, हो गए 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 5। ठीक है, S3 आ जाएगा आपका 0, पहला डेटा है ना, पहले वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये हो गया 3 -5 इज इक्वल टू -2, क्या होगा -2। आपको करना क्या होगा, इस फर्स्ट रो केवल एलिमेंट जो है पहला 0 है, केवल फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसलिए हमको यहां से चेंज करना होगा और हो जाएगा ये एक स्मॉल ए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये एस स्क्वायर निकालेंगे और हो जाएगा, इट विल कम एज, अब हो जाएगा ये 2, तो पता है तुम लोग को, हो जाएगा +2/a, है ना। और यहां से जंप होके आ जाएगा S1 इज इक्वल टू, एस स्क्वायर था अब एक और है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 2 डेटा होंगे इसमें। अब आ जाएगा दिस इंटू दिस, बाई दिस करोगे तो हो जाएगा -2, -2 ये हो जाएगा आपका -5a डिवाइड बाई ये पूरा वैल्यू 2 + 2/a, और ये सब एक साथ है ना, एक ही एंट्री है, और यहाँ पे 0 का वैल्यू हो गया 5। चलो ये हमारे पास बने होंगे, आई होप कि राउत तरह तो किसी को दिक्कत नहीं होगा बनाने में, है ना। ओके फाइन। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है इस तरह से। चलो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर लोगे तो, या एक पॉजिटिव नंबर लोगे और देखोगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, यही काम करना हमको। तो ये देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिए और क्या मिला हमको, पॉजिटिव वैल्यू मिला, ये काम खत्म हो गया। यहाँ पे आते हैं, नीचे वाला पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव लोग पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, अगेन हमको नेगेटिव मिल जाएगा एज यूजुअल, एक क्वेश्चन ऐसा किए हुए हो तो यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला, और ये पॉजिटिव ही है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं साइन चेंजेस कितना है। यहाँ हमने पॉजिटिव ले रखा है, आ जाओ, हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले रखा है, यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिला, यहाँ हमको नेगेटिव मिला, और ये पॉजिटिव है, इस तरह के हमारे वैल्यूज है ना। तो जो हमारा साइन चेंज है, देखना रे कैमरा नहीं, हाँ हमारे जो साइन चेंज है वो कितने साइन चेंज है, एक यहाँ साइन चेंज है और एक यहाँ साइन चेंज है। डेफिनेटली राइट साइड में जो पोल हुए वो 2 हुए, इमेजिनरी पे कोई होगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऑड रो कंप्लीटली 0 है नहीं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में कितने पोल आएंगे, 3 पोल आएंगे, और ये ठीक है, इमेजिनरी पे कोई पोल नहीं। आई होप कि सबने ये आंसर निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके फाइन। अब मेन चीज में आते हैं, ये बनाने का क्वेश्चन का क्या कारण था, ये बात है, इसको रिमूव कर रहे हैं, हो गया, हो गया। तो ये हमको ये मतलब ये नहीं था, ये जो पढ़े हो उससे मतलब नहीं था, तो तुम जनरल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आते हैं क्या, लेट इट बी, मान के चलो हम अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे पहला डेटा 0 हो गया, है ना, मान के चलो जो तुमने क्वेश्चन बनाया पहला डेटा मतलब कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 है और उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड भी है, एक अल्टरनेट मेथड भी, ठीक है। अच्छा जैसे तुम वहां पे कंसेप्ट से निकाल रहे थे लोकेशन ऑफ पोस्ट, लोकेशन ऑफ पोस्ट निकाल रहे थे, हाँ या नहीं, और फिर वहीं से एक्सिलरी इक्वेशन से भी निकालना सीखा, ऑप्शन था हमारे पास दूसरा। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, इसमें ना फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 है और एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट है उस रो में जिसमें 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेट मेथड लेते हैं, और मेथड क्या लेते हैं, हम यहाँ पे एस को रिप्लेस करते हैं, एक कोई भी डेटा ले लो 1/z से, कोई भी ले सकते हो,
एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, तो हम किससे रिप्लेस करते हैं, 1/z से। ठीक है, अल्टरनेट मेथड है, क्या किया, 1/z से रिप्लेस किया। ठीक है, जैसे ये 1/z से रिप्लेस करोगे तब ना qs नहीं होगा, अब बनेगा हमको qz बनेगा ना, फंक्शन ऑफ z बन जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/z⁵ प्लस 1/z⁴ प्लस 2 1/z³ फिर 2 1/z² प्लस 3 1/z प्लस 5 = 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करोगे उसको, qz इज इक्वल टू कम एज, देखना या तो इक्वल टू 0 ही है, इक्वल टू 0 ही है, तो ओवरऑल क्या करो ना तुम, ओवरऑल z⁵ से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ओवरऑल z, या फिर इसको ऐड ही कर लो, क्या ही आएगा, फिर बात वही होगी। क्या करो ना, इसको z⁵ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, वो z के स्क्वायर और स्क्वायर टर्म में चला जाएगा। और देखो हम बताए थे आसान तरीका क्या होगा, z⁵ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम उल्टा से कोएफिशिएंट लिखना शुरू करो, यही चीज होगा। या फिर निकाल लो, तुमको निकालना है तो निकालो, वैसे ही आएगा। इसको ऐड करो, जैसे ऐड करते हो जनरली, तो क्या आएगा, 5z5 3z4 2z³ उल्टा से चल जाएगा। यानी कि करो क्या, बस ये करने में तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना, करना क्या है, उल्टे से उठाना है कोएफिशिएंट, यानी कि 5 और मैक्सिमम के साथ जाओगे z5 प्लस ये कोएफिशिएंट लेना है ये 3z4 प्लस 2z³ प्लस 2z² प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट लेना है प्लस 1z, यानी कि z खाली z प्लस 1 = 0 बनेगा ना ये। अब उल्टे से कोएफिशिएंट उठा लेना, या फिर तुमको ऐड करना है तो ऐड करो। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखो ये हमको ना, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बना वो एस के फॉर्म में नहीं बना, किसके फॉर्म में बना, जेड के फॉर्म में। और यहां ना लगाते हैं अब राउथ अरे, यहां लगाते हैं राउथ अरे, हमको लगाना यहां था लेकिन हमने इसको चेंज किया और लगाते हैं राउथ अरे यहाँ। बात समझ में आ रहा है, तो चलो एक बार इसको कॉपी करो फिर राउथ अरे लगाए। अच्छा लग जाएगा इधर स्पेस, राउथ अरे लगा लो, राउथ अरे। चलो अगर राउथ अरे लगाते हो, इट विल कम एज z5 एंड z4। ठीक है बाबू, z5 एंड z4। बता दे क्या क्या होगा, डेटा 5 देन 2 देन 1। ठीक है, 5 2 एंड 1, और यहां मिल जाएगा हमको 3 2 एंड 1। और इसका राउटर कंप्लीट करो, z3 z² z1 एंड z0। अब जेड के टर्म में ना इसका राउट अरे कंप्लीट करो। चलो हो गया, कैलकुलेटर ले काहे नहीं आता है तू लोग, टाइम वेस्ट होता है ना उसमें। हो गए, चलो उधर हेल्प कर दे बेटा। ये हो गया 6 माइनस 10 तो -4/3 है ना, यह आ गया -4/3, 3 -5 -2/3 -2/3। उसके बाद अगर यहाँ आओगे इट विल कम एज कितना रहे
7/2 देख लो आराम से, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये हो गया -8/3 -6/3 -2/3, नहीं प्लस प्लस 6/3, ये हो गया -2/3। आई होप कि -2/3 हो गया, -2/3 होने चाहिए। क्या होगा भाई, जब देखो आराम से करो, -2/3 है ना, ये होने चाहिए -2/3। -2/3 डिवाइड बाई 4/3 है, डिवाइड बाई 4/3 भी है, किया है, इतना ही आ रहा है, डिवाइड किया है तू। दिस इंटू दिस, ये हो गया -8/3, दिस इंटू दिस प्लस 6/3, 2/3 तो यही का वैल्यू आया, डिवाइड बाई 4/3 है ना। वैल्यू बताओ कितना रहा, -4/3 पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू। हाँ कितना आया था बेटा, बोल, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, हाँ 1/2 पॉजिटिव आएगा ना, हाँ या नहीं। अरे क्या ही कर रहा है भाई, दिस इंटू दिस हो गया -8/3 दिस वन, और ये हो गया प्लस 6/3, ये हो गया 2/3 तो यही हो गया, और डिवाइड बाई -4/3 करो, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 है, यहाँ से तुम्हारा 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 माइनस, ये माइनस में आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 ठीक है, 1/2 ठीक है, 0.5 है तुम्हारा, 0.7 कैसे आ गया। कैलकुलेशन का है मिस्टेक कर रहा है तुम लोग, कैलकुलेशन करोगे बेटा बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखना, है ना। चलिए तो 1/2 आएगा, यहाँ पे एक और डेटा आएगा, डेट विल कम एज 1 आएगा, है ना, एक और आएगा 1। नेक्स्ट यहाँ बता दो S1 Z1 की वैल्यू 2 आ रहा है, हाँ ये हो गया 1/3 प्लस 4/3, तो 1/3 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 1/2, हाँ ठीक है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना, आ रहा है, देख लो कैलकुलेट करो उसमें, इसमें हमको कॉन्सेप्ट बताना है तो कैलकुलेशन है। हो गए, नेक्स्ट ये वैल्यू हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, है ना, ये आ रहा है हम सबको, अरे बोल भाई है नहीं, सबका यही है, गुड। तो अगर ये है, अब देखो तो यहाँ कितने साइन चेंज है, क्या इसमें ए वगैरह कुछ आया, क्या यहाँ पे ए वगैरह कुछ आया, हाँ या नहीं, एक मिनट, क्या यहाँ पे कुछ आया है, हाँ या नहीं, नहीं है ना। तो अगर ये नहीं आया तो हमारे पास साइन चेंजेस कितने हैं, एक साइन चेंज यहाँ है, दूसरा साइन चेंज यहाँ है ना, तो 2 साइन चेंज है, तो राइट साइड में कितने पोल हो गए, यहाँ से 2 पोल हुए, जस्ट इमेजिनरी पे कोई पोल नहीं है, और लेफ्ट साइड में कितने हो गए, लेफ्ट साइड में कितने हो गए, 3, ठीक है, तो हमारे पास ये पोल आया। अच्छा यहाँ पे सीखे क्या पहले ये बताइए, यहाँ पे सीखे क्या ये बताइए, अरे जल्दी बोलो, सीखे क्या कि भाई यहाँ पे जो ए वाला टर्म आता था रिप्लेस करके, जो हमको लिमिट लगानी थी, वो ना उससे बच सकते हो इस मेथड से, है ना, आराम से जेड से रिप्लेस करो, 1/z से और काम हो जाएगा। लेकिन ये मेथड तुमको रिकमेंड नहीं किया जा रहा, इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि बेटा तुमको पता तब चलेगा कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है, तब तो तुम आधा रो कंप्लीट कर चुके होगे राउथ अरे का। मेरा बात समझो क्या है, जब ये डेफिनेटली इसे बनाया जा सकता है, लेकिन अब तो तुमको बनाए क्वेश्चन, तुमने बनाया तब हमको पता था, इसलिए हम जेड रिप्लेस कर दिए 1/z। अब तुमको तो शुरू में ही पता नहीं चलेगा कि उसमें ए आएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो तुम करोगे क्या, तो बनाना शुरू कर दोगे, और बनाना जब शुरू करोगे तो आधा के पास जब जाओगे, आधा के पास जब जाओगे देन आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, देन आपको मिलेगा 0, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। अब वहां के बाद फिर तुम क्या करो, आओ इसमें और फिर ये राउथ अरे कंप्लीट करो, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि वहीं से कर लो, वहीं से करो, ए का वैल्यू पुट करो, समझ रहे हो। इसलिए जो भी आपको अल्टरनेट मेथड दे रहे हैं वो ना यूज नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, बस ये होता है इसलिए तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, इन सारे मेथड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेथड जो पहले पढ़ाए आपको उन्हीं पे प्रैक्टिस करोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसमें करोगे क्या कि तुम यहाँ तक आ रहे हो, जब 0 हो रहा है फिर जा रहे हो उठ के कि भाई 0 हो गया चलो 1/z करते हैं, और फिर निकालते हैं, ये करोगे ना, फिर टाइम तो वेस्ट हो गया। तुम क्यों नहीं एक टर्म में निकालने, थोड़ा सा लिमिट लगा लेंगे, क्या तो फास्ट जो होगा वो ये होगा, जो पिछला पढ़े हम लोग ये होगा, ये इस मेथड से भी तुम कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक, लिखेंगे नोट, इसको कॉपी करिए पहले और फिर लिखते हैं नोट, जिनका नहीं हुआ कॉपी करिए।
हाँ डेफिनेटली केवल इस टाइप के लिए एप्लीकेबल। देखो यूज समझ नहीं आ रहा। देखो बात ये है कि इस मेथड से हम लोग किए तो हमको वो वाला ना यूज नहीं करना पड़ा। क्या नहीं करना पड़ा? एक डेटा ए हम लेते हैं, जीरो के बदले ए लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और फिर उससे कंप्लीट करते हैं और लिमिट लगाते हैं। ये करते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो ये करते हैं हम। तो इसमें तो वो नहीं करना पड़ा ना, देख रहे हो? ये तो नॉर्मल राउटर हो गया, उसमें वो काम नहीं करना पड़ा। लेकिन ये पता कब चलेगा कि तुमको ये लगाना है? जब तुम 2-3 स्टेप बढ़ गए होगे तब पता चलेगा ना। उतना तक तुमने तो टाइम वेस्ट कर लिया इतना। बात समझ रहे हो? अब तूने जब इतना टाइम वेस्ट कर लिया फिर तुमको पता चला, और फिर तुम ये कर रहे हो, एक लाइन यहाँ कर रहे हो, फिर अरे तुम्हारा ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। हालांकि बनेगा, इससे भी हम नहीं बोल रहे नहीं बनेगा। हम तो मेंस की एग्जाम तो लिख नहीं रहे हैं। मेंस में क्या लिखता है भाई? 2 मेथड्स सॉल्व द क्वेश्चन भाई, 2 मेथड्स। तब तो तुमको करना है किसी हाल में वहां पे। बात समझ में आ रहा है? अब लेकिन यहाँ तो मेंस लेने, हमको क्या लेना है? हमको तो एग्जाम देना है। हाँ, तो हमें क्या करना है कि वही मेथड यूज करना है। डेफिनेटली ये मेथड भी होता है। अब तुम क्या करोगे? कभी क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं सॉल्यूशन इस मेथड में दिया है, तुम तो पागल हो जाओगे फिर। ये क्या पढ़ा रखा है, समझ रहे हो? इसलिए तुमको बता रहे हैं ये मेथड भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किए उनको तो पता है कि हम कौन क्वेश्चन सेट किए हैं, हाँ या नहीं? तो वो तो जो आंसर देंगे वो डायरेक्टली यही कर देंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा। मेरा बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन सेट किए हैं उनको तो पता है ना, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ सेट करते हैं क्वेश्चन। तो उनको तो पता है कि हमारा ना इसमें ना फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जीरो होने वाला है, एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलने वाला है, और वो करके ए लेके लिमिट लेके बनाएगा लड़का। तो उनको पता है। तो वो क्या करेंगे? उनको जिनको पता है वो तो डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। उनको ये इक्वेशन मिलेगा और यहाँ लगा देंगे, तो आंसर शीट में तो तुमको ये दिखेगा। मेरा बात समझ रहे हो? और तुम ना ये मेथड कहीं देखे ही नहीं फिर। तो ऐसा नहीं है कि मेथड नहीं है, ये मेथड है, बट ये उनके लिए है जिनको आंसर पता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आपको आंसर पता है तब ये मेथड लगाओ। अब आंसर ही पता है तो फिर क्वेश्चन क्या? समझ रहे हो मेरा बात? इसलिए ये तुम यूज नहीं करोगे, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे तो गलत हो, ऐसा नहीं है, और तुम्हारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर? चलो लिखो पॉइंट। लिखो पहला पॉइंट, इफ if if there is a problem, if there is a problem, if there is a problem as a special case number one, as a special case number one, as a special case number one, if there is a problem as a special case number one, information of route array, information of route array, information of route array, information of route array। अच्छा, ये स्पेशल केस नंबर वन क्या है ये बता। ये क्या है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए उस रो में। ठीक है यहां तक? देन 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 द सेम प्रॉब्लम कैन बी the same problem can be resolved, then the same problem can be resolved by taking ये s equal to 1 by z, by taking ये s equal to 1 by z, by taking s equal to 1 by z। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब s equal to 1 by z लोगे, उसके बाद क्या करोगे? तुम्हारे पास क्रिटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्रिटिक इक्वेशन से जो भी कंसेप्ट आपको मिलेंगे, जो भी पोल के लोकेशन मिलेंगे, वही किसके हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक? बट ये यूज नहीं करोगे, याद रखना, इसको यूज नहीं करना। ठीक है? अच्छा, अब क्या करो, कोई सा भी ये क्वेश्चन लो, पीछे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें ना ये वाली कंसेप्ट थी, जो केस 2 था। कोई सा भी ये क्वेश्चन निकालो, हाँ, जो केस 2 था, मतलब कि जो कल ही वाला क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कल, मतलब कि जिसमें ए लेके हमने सॉल्व करा है आगे। ठीक है? शायद आई होप कि 21 या 22 नंबर क्वेश्चन होंगे कुछ, देखो। हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे 2021 में, यही कुछ क्वेश्चन होंगे, देखो, है ना? कौन से नंबर क्वेश्चन थे बेटा? 2021 कोई भी ले लो, बोलो कौन सा ले लो। 21 ले लेता, चलो।
मान लो 21 है, वहां पे आपके पास QS क्या दे रखा है, बोलोगे S5 S4 2S क्यूब 2S स्क्वायर 3S प्लस 15 हाँ इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बट अब इसमें ना तुमको ऑलरेडी पता है, यस और नो, तुमको ऑलरेडी पता है कि इसमें ना बेटा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 होने वाले हैं, हाँ या नहीं, है ना, तो तुमको इसको अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करना है, अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करो बट अल्टरनेट मेथड से। अच्छा पहले ये बताओ क्या सेम आ रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, चलिए समझते हैं, जो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। S5 सॉरी S5 नहीं ना, पहले तुमको क्या लेना होगा, S इक्वल टू 1/z। यहां से हमारा जो QZ बनेगा इट विल कम एज, उधर से आते हैं 15 Z5 बनेगा प्लस 3 Z4 बनेगा प्लस 2 Z क्यूब बनेगा प्लस 2 Z स्क्वायर प्लस Z और प्लस 1, है ना, इक्वल टू 0। यही बना, बोलो भाई, ये बना हमला करेक्ट। अब नेक्स्ट हम ना लगा देना है राउथ अरे, यहां लगाते हैं राउथ अरे, लगा दो राउथ अरे हम लोग को लगाना है, इट विल कम एज Z5, चलो हो जाएगा 15 एंड 2 एंड 1, ये आएगा Z4 3 2 एंड 1। नेक्स्ट आएगा Z3 -8 -4 एंड Z स्क्वायर
1/2 and 1 and z1 12 z01। ठीक है, तो ये हमारे बने होंगे, सही बात है ना। अच्छा, आप उस तरह निकाले थे तब भी आपके पास 2 साइन चेंज आए हैं, समझ रहे हो ना। और इस तरह निकालो तब भी अंतर कुछ नहीं होगा, आंसर गलती नहीं होगा। बट ये तो तुझे पता था तब ना तुम ये कर लिए, तुम कब करते। अच्छा, उसमें कौन सा रो में आया है ए? S3 में आया है ना, S3 में है। यानी कि पहले तो आप लिखते, S3 निकालने जाते, फिर आता। जब उतना कर लोगे ना तो फिर इस पे नहीं आओगे, तो बढ़ जाना वहीं से। बात समझ रहे हो। हालांकि यहां से करोगे तब भी क्या होगा, ये वही आंसर देगा। तो क्या ही टाइम नहीं वेस्ट करना है, बट ये भी एक मेथड है। चलो, हमने क्वेश्चन करा ताकि हमको क्लियरिटी मिल जाए। ये लेफ्ट साइड में कितने होंगे आपके यहाँ पे? 3 होंगे। राइट साइड में 2 पोल होंगे और इमेजिनरी पे कोई पोल नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास 2 मेथड थे। क्लियर है बाबू? ऑनलाइन वाले एक बार रिप्लाई कर दो, क्लियर है आपको? अच्छा, ठीक है, फाइन, हो गया। हाँ, अगर आता है, अगर उस फॉर्म में आता है 1/z के, तो इसका मतलब तो वही क्वेश्चन है। मेरे बात समझ रहे हो। अगर इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/z टू द पावर 5 प्लस, समझ रहे हो, इस फॉर्म में अगर लिखा है तो तुझे पता है कि वही क्वेश्चन है। तब तो तुम आराम से इसको सॉल्व करो, जेड निकाल लो, जेड के टर्म में, और कैलकुलेशन लगा दो, तब तो फिक्स है। हालांकि वैसा आएगा नहीं, टेंशन नहीं, अभी तक आया नहीं, हो सकता है आ जाए। हाँ, बट अगर इस फॉर्म में आता है तब तो फिक्स है। ना तो ये फॉर्म में आएगा, अगर या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इसके फॉर्म में आएगा। तो इसके फॉर्म में आएगा तो उसी मेथड पे जाना। अगर इसमें आ गया है तो डायरेक्टली यही लगाओ, तब तो कोई बात ही नहीं है ना। हालांकि अभी तक आया नहीं है बाबू, है ना, इस फॉर्म पे आया नहीं। नेक्स्ट। अच्छा, तुमको ना क्वेश्चन नंबर देखना होगा अपने कॉपी, क्वेश्चन पेपर से देखो। एक क्वेश्चन था जिसमें ना समथिंग कितना 19 आई होप सो क्वेश्चन है, रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है -5 से कुछ इधर उधर पूछा हुआ है। देखो कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास OLTF दिया हुआ है। ओपन ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू k अपॉन s प्लस 2, है ना, k अपॉन s प्लस 2। और क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट all the closed loop poles lies in the left half of s minus 5, s equal to -5। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको ना k की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे जो सारे पोल है ना, वो ये आपके पास सिग्मा और ओमेगा, ये 0 एक्सिस है, एस प्लेन का एक्सिस है। इसको बोलते हैं एस प्लेन का एक्सिस, एस प्लेन एक्सिस कहते हो। इसको बोलते हैं S1 - 5 प्लेन का एक्सिस। समझ नहीं आएगा अभी, टेंशन ना लो। मान लो, कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो ओरिजिन थी, वो ओरिजिन थी, यानी कि जो वाई एक्सिस था वो 0 पे था। अभी ना ये -5 पे ले लिया ना। और क्वेश्चन क्या है, आपको वो के की वैल्यू निकालनी है जिसमें ना सारे पोल इसके लेफ्ट में। क्वेश्चन समझ रहे हो। अच्छा, हम ना क्वेश्चन पूछता कि आप के की वैल्यू निकालो जिससे सारे पोल इसके लेफ्ट में आते हैं, तो एज यूजुअल तुम राउथ थ्योरम लगाते, है ना, राउथ थ्योरम लगाते, स्टेबिलिटी की कंडीशन निकालते। अरे बोलो, उसका क्या मतलब हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट सिस्टम के सारे पोल्स, क्लोज्ड लूप सिस्टम के सारे पोल्स कहां हो, लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन हो, ऐसा बोलता, तब क्या करते, डायरेक्टली राउथ थ्योरम लगाते और निकालते कि किस पे स्टेबल है। और जिस पे स्टेबल होता वही के का वैल्यू होता कि सारे पोल लेफ्ट साइड में जाते। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर हमारे पास 2 मशीन है, 2 सिस्टम है हमारे पास, 2 दिन भर मशीन करते करते ना मशीन आ जाता है। तो हमारे पास 2 सिस्टम है, एक के पोल के लोकेशन इसके लेफ्ट में है, मतलब जे ओमेगा के लेफ्ट में, और दूसरे पोल के लोकेशन इस एक्सिस के लेफ्ट में है। कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल तो दोनों है, स्टेबल तो दोनों है, क्योंकि जे ओमेगा के लेफ्ट में है तो स्टेबल है। ज्यादा कौन स्टेबल है?
जो जो -5 के लेफ्ट में, राइट क्या बोल रहा है, राइट में जाएगा तो अनस्टेबल होगा ना, जो -5 के लेफ्ट में, जितना ही इधर जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी कि जिस पोल में जो जो सिस्टम, इसके सारे पोल -5 एक्सिस के लेफ्ट में, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल। बोलो समझ में आया? तो ये तो समझ में आया। यानी कि जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी यहां से निकाला जाता है। यानी कि अगर हम के की वैल्यू निकालते हैं जिसमें सारे पोल -5 के लेफ्ट में है, तो उस समय जो केद मिला वो ना ज्यादा स्टेबल है। बोलो हाँ या नहीं? एज कंपेयर टू इस वाले से। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे। मतलब ऐसे बन सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम्स रिलेटिव स्टेबिलिटी। हाँ डेफिनेटली यही बोल सकते हो कि रिलेटिवली जो है ज्यादा स्टेबल हो, ये भी लाइन बोल देगा, मतलब है ना। यानी कि इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो तुम अगर 0 है तो तुम बाय डिफॉल्ट 1 ले लेना। बोल रहे समझ रहे हो? तो बाय डिफॉल्ट तुम 1 ले लेना, तो पता चल जाएगा कुछ ज्यादा स्टेबल है। या फिर ये जनरली ऐसे ही पूछता है कि आप के की वैल्यू बताइए जिससे ना कि इसके माइनस में है। ऐसे ही पूछता है जनरली, ऐसे ही पूछा है अभी तक। अयुब की समझ में आया क्वेश्चन किसका है? बढ़िया। बट जनरली हम अपना जो राउथ अरे लगा रहे हैं उससे आते हैं, जिस हमने पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे सीएलटीएफ निकाल रहे हैं, और सीएल भूल जाओ, जो पढ़ा है अभी के लिए भूल जाओ। अब आते हैं जिस हमको राउथ अरे लगाना है वो लगाते हैं, क्या करना है क्या नहीं बाद में देखेंगे। ओएलटीएफ निकालते हैं। ओएलटीएफ कितना हो जाएगा? एस प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। सही बात है ना बेटा? एस प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। ओके। अब हम यहां से राउथ अरे लगाते हैं। राउथ अरे, राउथ अरे लगाएं और इट विल कम एज S1। वैल्यू कितना होगा? 1। और S0 इज इक्वल टू होगा 2 प्लस के। सही बात है ना? या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, यहां से भी निकाल लो। क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू -2 प्लस के होगा ना। ओके। अब यहीं से हम बताए थे, कहीं टेंशन लेना है। तो अगर यहां से निकालते हो तो तुमको क्या दिखेगा कि के की किस वैल्यू के लिए तुम स्टेबल जाना है तुमको, के की कौन सी वैल्यू लेनी है जिससे ना पोल -5 से बात नहीं। तो अगर हम के की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये -5 पे आएगा। यानी कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लोगे तो सारे पोल आएंगे -5 के लेफ्ट में। बोलो समझ में आया यहाँ तक? ये तूने क्रिटिफिकेशन बनाया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आएगा। और के की वैल्यू 3 रखो, 3 से कुछ भी कम रखोगे तो कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। स्टेबल तो तब भी होगा भाई, स्टेबल तो तब भी होगा। स्टेबल तो ये सारे के सारे ही वैल्यू के लिए स्टेबल है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। बोल ही नहीं रहा, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक स्टेबल है। हाँ माइनस में जाओगे, -2 से अगर कम लोगे तब जाकर अनस्टेबल होगा। बोल रहे समझ रहे हो? यानी कि के की सारे ही वैल्यू के लिए, के के सारे ही वैल्यू के लिए -2 से बड़ा। यस, ये स्टेबल सिस्टम है। तो हमको स्टेबल नहीं बताना अभी। अगर तुमसे पूछते कि वो के की वैल्यू बताओ जिससे ना सारे पोल लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन है, तब के की वैल्यू कितनी होती है? -2 होती, ग्रेटर देन -2 होती। लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है? अब के की वो वैल्यू बताओ जिससे ना सारे पोल के लोकेशन -5 के लेफ्ट में हो। बात समझ रहे हो? तब बोलो के की क्या वैल्यू होगी, तब के शुड बी ग्रेटर देन 3। आयुब की समझ में आ रहा है? अरे बोलना है या नहीं? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गई। और इस केस में हमारे सारे पोल के लोकेशन कहाँ आएंगे? -5। ये तो तुम ऑलरेडी बनाए हुए होगे, है ना? तो बोलना बना लिए थे, नहीं बनाए तो एक बार कॉपी करिए। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में के की वैल्यू होगी 3 से बड़ा। इस क्वेश्चन में स्टेबल होने के लिए कितनी होगी? -2 से बड़ा। स्टेबल होने के लिए -2 से बड़ा, इस क्वेश्चन के लिए 3 से बड़ा। ओके।
इमेजिनरी एक्सिस एस इक्वल टू 0 एक्सिस, अरे मिल जाएगा वो, टेंशन ना। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आया था। ये क्या बोले तो हम बताएंगे फिर आएगा। तो अब हमको ना करना क्या है, यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड दिख रहा है। अब क्या अल्टरनेट मेथड उसको देखते हैं, इसको रिमूव करें। ये तो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, तो बड़ी आसानी से निकाल लिया हमारे पास। तब ना एस का एक ही वैल्यू था तो हम निकाल लिए। डिफिकल्ट होगा जब ज्यादा लंबा होगा तब। मान लो थर्ड ऑर्डर का हो और पूछे जब के वैल्यू निकालो, जैसे सारे के 5 के बाद हो, क्या करोगे तुम, निकाल पाओगे ऐसे? तो फिर तो मैथमेटिक्स सॉल्व करो, फिर 3 पोल्स निकालो और देखो के फॉर्म में आएंगे तो फिर के वैल्यू निकालो, ये करना होगा ना। मेरा लॉजिक समझ रहे हो? ये तो फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम था, तूने तो निकाल दिया। अगर मान लो थर्ड ऑर्डर होगा, क्या करोगे? 3 पोल निकालोगे, तीनों के टर्म में आएंगे, समझ रहे हो? अब वहां पे एनालाइज करना के की कौन सी वैल्यू के लिए जाएगा, तो डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया। फिर राउत अरे तो तभी आए थे ना, राउत तो उसी समय आए थे। अरे बोलिए है या नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट चीज। इसमें करो क्या, ये CLTF था, यानी कि QS था आपका, ये था ना QS। आप ना यहाँ पे QS को रिप्लेस कर दो, QS को रिप्लेस करो एक वैल्यू से। QS जहां जहां एस है, देखना यहां से अल्टरनेट मेथड देना। अल्टरनेट, तुम एस को ना रिप्लेस कर दो S1 -5 से। एस को रिप्लेस कर दो S1 -5 से। ध्यान देना, यहां से एस को रिप्लेस कर दो S1 -5 से। अच्छा, ये -5 क्या है? जिस एक्सिस के लेफ्ट में पूछे वो वैल्यू होगा। मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता कि बेटा दो के लेफ्ट में, तब क्या वैल्यू होता? S1 + 2। ठीक है, अगर पूछता कि -1 के लेफ्ट में, तो S1 -1। मेरे पास समझ में आ रहा है? यानी कि अगर जो भी आपके वैल्यूज थे उसको ना रिप्लेस करो। जैसे पहले होता क्या है, एस इक्वल टू एस होता है, एस की वैल्यू एस पुट किए होते हो तुम, मतलब एस इक्वल टू एस माइनस 0 पुट किए होते हो, ये होता है ना। मेरे बात समझ रहे हो? अब ना एस की वैल्यू एस माइनस 0 ना पुट करके क्या पुट करो, जो वैल्यू तुमको लेना है, तुमको जो वाई एक्सिस है, जिस रियल वैल्यू पे लेने हैं आपको वाई एक्सिस, वो वैल्यू पुट करो। समझ रहे हो यहां तक? यानी कि जिसके लेफ्ट में पूछेगा वो चीज लेना है। मीनिंग है कि अब हमको इमेजिनरी एक्सिस यहां नहीं बनाना, हमको कहां बनाना है? -5 पे बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या किए थे हम, S1 इज एस इक्वल टू S1 + 0 S1 - 0 किए थे। अरे सुनो, पहले क्या पुट हुआ था बताते हैं। S इक्वल टू S1 - 0 पुट हुआ था, या S1 + 0 पुट हुआ था। तो S और S1 क्या थे? बराबर थे, तो हमको नीड नहीं पड़ी, हम S के टर्म में छोड़ दिए। समझ रहे हो? लेकिन अभी क्या है, S1 - 5 है। अब ना ये वैल्यू पुट करो, S के बदले ये वैल्यू पुट करो, और जो आपका इक्वेशन बनेगा वो QS1 के टर्म में आएगा। अरे बोलो है या नहीं? क्यों S1 के टर्म में आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा कितना हो जाएगा, S1 - 5 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। सही बात है? ठीक है, यहां से ना S1 निकाले हम, कितना आया? S1 इज इक्वल, यहां से निकाल लो कि कितना होगा बेटा, यहां से निकाल लो S1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के, होगा 3 प्लस 3 माइनस के, 3 माइनस के। ठीक, तो S1 की वैल्यू आ गई 3 माइनस के। अच्छा, ओके, अब देखो यहाँ पे, अब बताओ के की कौन सी वैल्यू के लिए ये स्टेबल होगा। अब देखो, अब तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि -5 के लेफ्ट में होगा। मेरा बात समझिए क्या है, जो राउथ अरे देता है वो तो ये तो बता देगा ना कि के किस वैल्यू के लिए वो स्टेबल होगा। और बोला या नहीं? अब बताओ के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन स्टेबल इक्वेशन होगा? ग्रेटर देन 3। अरे बोलना ग्रेटर देन 3, यानी कि यहां से तुम जो वैल्यू निकाल रहे हो के का, और स्टेबल, इस इक्वेशन को स्टेबल होने के लिए वो के का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 3। अरे बोलना, यहां से के का वैल्यू क्या आया? ग्रेटर देन 3 फॉर स्टेबिलिटी, फॉर QS टू बी स्टेबल। अब ध्यान दो, यहां से क्या हो, या तो सुनो बेटा, यहाँ पे सुनो, या तो तुम 3 पोल्स निकालो के फॉर्म में, और वहां से एनालाइज करो कि के कौन से वैल्यू के लिए वो -5 के लेफ्ट में, ये तो ये ऑप्शन है। या फिर क्या करो, तुम एस के बदले
S1 माइनस 5 पुट कर दो और वहां से क्रेटेसिक इक्वेशन बनाओ और नॉर्मल राउथ अरे लगा दो और स्टेबिलिटी की कंडीशन निकाल दो। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? या तो आप तीनों इक्वेशन, जो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है ये तो इजी था इसलिए तुम कर लिए, है ना। अगर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है तो तुम इसको सॉल्व करो, तुम्हारे 3 पोल मिलेंगे के टर्म में। अब के की वहां वैल्यू एनालाइज करो और देखो कि कौन से वैल्यू के लिए सारे -5 के लेफ्ट है। एक तो ये अल्ट मेथड है जिसमें तुम्हारा टाइम लगेगा सारा। दूसरा क्या ऑप्शन है कि तुम जो इक्वेशन बना है ना उसको ही रिवर्स कर दो, उसको चेंज कर दो किस फॉर्म में, S1 माइनस 5 में। और वहां पे जो इक्वेशन बनेंगे S1 इक्वेशन, QS1 इक्वेशन, उसमें ना तुम राउथ की वो कंडीशन लगाओ जिसको वो स्टेबल है। लॉजिक समझ में आ गया यहां तक? तो बोलो किस पे जाओगे तुम? इस पे जाओगे, डेफिनेटली इसी पे जाओगे, है ना। इसमें अल्टरनेट मेथड पे जाओगे, बात है। तो ये तुम अल्टरनेट मेथड यूज करोगे, लिखना है यहाँ के बाद, इसको कॉपी करो और फिर लिखते हैं, इसको कॉपी करो। बोलिए कैसे करोगे? इसी मेथड से करोगे, अदरवाइज होगा क्या, कर तो उसे भी सकते हो लेकिन करना क्या पड़ेगा, तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। वो के फॉर्म में आएगा, 3 उसके पोल्स आएंगे, वो के फॉर्म में आएगा ना, और फिर उसमें एनालाइज करना पड़ेगा तीनों के लिए के कौन से वैल्यू के लिए वो लेफ्ट में आ रहा है। हाँ, ये जो मेथड है जनरली वो क्यूबिक के लिए ही यूज किया जाता है। एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर आसानी से बन जाता है, तो नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्या ही प्रभाव पड़ेगा, या पुट करके निकाल दो तभी उतने ही में बनेगा, या फिर के का वैल्यू निकाल के थोड़ा सा एनालाइज करके बना दो। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा क्यूबिक में, समझ रहे हो? क्योंकि एक तो उसमें हमको पोल निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, पोल निकालने में दिक्कत होगा, और फिर उसके बाद 3-3 में हमको मैच कराना है, एक में नहीं है, वहां पे 3-3 है। अब ऐसी के लेनी है कि जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, समझ रहे हो? तो इस तरह आएगा, गेट का क्वेश्चन करना है फर्स्ट, हालांकि आएगा ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का क्यों देगा, उसको पता नहीं है कि नॉर्मल लोग बना देगा इसको। हाँ, अगर आएगा फर्स्ट ऑर्डर तो कोई जरूरत ही नहीं है करने की, समझ रहे हो? लेकिन वो हायर ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में जाओगे तभी दिक्कत है। चलो एक बार कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। हेडिंग दोगे रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी बाय राउथ अरे और राउथ हॉबिट। लिखोगे as location of poles, as location of poles, as location of poles, as location of poles are shifted, as location of poles are shifted toward, as location of poles are shifted toward left in the S plane, left in the S plane, left in the S plane, system is relatively more stable, system is relatively more stable, relatively more stable. Next point, next point, to get all the poles, to get all the poles, to get all the poles left to minus alpha axis, left to minus alpha axis, left to minus alpha axis, minus alpha axis, इसका मतलब समझ रहे हो ना, left to minus alpha axis, replace s equal to s1 minus alpha, replace s equal to s1 minus alpha, replace s equal to s1 minus alpha, replace s equal to s1 minus alpha. नेक्स्ट पहले हो गए फ्रेम QS1 इक्वेशन, फ्रेम ये QS1 इक्वेशन, ये वाला फ्रेम QS1 इक्वेशन
frame QS1 equation and solve as usual as Routh array, ठीक। क्वेश्चन और बताओगे कि k के कौन से वैल्यू के लिए QS इज इक्वल टू QS इक्वल टू s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 18s प्लस k इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। आपको फाइंड करना है k का वैल्यू such that all the poles lies on s left on the minus this axis, left on minus s equal to -1 axis। समझ गए ये? अरे बोलो ना, क्या करना होगा पहले ये बताओ, क्या करना होगा? s को रिप्लेस करोगे s1 -1 से और अगेन तुम फॉर्मेट अपना बनाओगे। अब बताओ इसमें क्या करते बताओ तो, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तो पोल निकालना डिफिकल्ट है इसमें, समझ रहे हो? तो ये इसके पास अल्टरनेटिव मेथड्स, लेफ्ट ही क्या उससे नहीं होता, राइट में नहीं पूछता है वो। जब भी पूछेगा तो इसके लेफ्ट में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा इसके राइट में ले लो। अब राइट में लेने के लिए तो अनस्टेबल करना पड़ेगा सबको। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? नहीं समझा तुम? चलो बताते हैं, टेंशन क्या ले रहा है? हाँ बोलो आगे। चल क्वेश्चन क्या है तुम्हारा ये बता। S1 नेगेटिव होना चाहिए।
हाँ तो नेगेटिव ही तो चाहिए, लेफ्ट में अगर जाएगा तो लेफ्ट में तो नेगेटिव ही होगा ना, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड क्या हुआ, नेगेटिव ही हुआ ना। हम्म, तो S1 का वैल्यू तो नेगेटिव ही चाहिए हमको। अच्छा हो गया, समझे? ओके। अच्छा किस हो गया बाबू, लिख लिया आप लोग? अच्छा बना रहे हो ना? चलो हम थोड़ा सा हेल्प कर तुम लोग, कर दें, कर दें। जो QS1 आपका आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, अगर आया होगा तो सही है, नहीं तो मेहनत मत करना, बात ये है ना, वरना कैलकुलेशन चेक करोगे ना, तुम्हारा जो आंसर आया होगा QS1 दैट विल कम एज S1 क्यूब प्लस 7S1 स्क्वायर प्लस S1 प्लस K-9, यही आया है। अगर ये आया है तो ही सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर अपना पहले इक्वेशन सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे पहले क्यों, अगर ये आया है तो आप इक्वेशन सॉल्व करो, आपका इक्वेशन सही है, अदरवाइज तुम एस क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो। ए स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला जानते होगे एटलीस्ट, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर ना, ऐसा करके करो, या फिर ये इक्वेशन बनेंगे। ये नहीं आ रहा इक्वेशन, देखो देखो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। अरे किया करो, कैलकुलेशन भी किया करो भाई, करना तो पड़ेगा, एग्जाम आएगा तो, अभी से करोगे तभी तो आदत रहेगी, हाँ या नहीं? करा था तूने? ठीक। कुछ गड़बड़ हुई सर, वही चेक कर रहा हूं। राउथ अरे में गड़बड़ हुआ है, तो पहले ना यहाँ पे क्या करो, प्लस लाओ और इसको K-9 करो, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? Yes. उसके चलते वो गलती होगा बाद में। डेफिनेटली के की रेंज ही आएगी, के की आपको रेंज बतानी है, सच दैट कि ना आपका सारे पोल्स -1 के लेफ्ट में आए। हम्म, 0 से 9 तो नहीं होगा, दूसरा कुछ। अब तो राउत अरे का काम है, अब तो राउत अरे का काम है हमारे पास। सर 9 to 16 9 to 16 9 to 16 9 to 16। आगे बेटा ऑनलाइन वाले एक बार रिप्लाई कर दो, कितना है आपका के का वैल्यू, के का रेंज? ओके हो गया। चलो सुन, यहाँ पे जो आप लोगे आएगा S1 क्यूब, राउथ अरे बनाओगे तब, है ना, S1 क्यूब इट इज 1 1 एंड S स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड K-9, ठीक है। S1 इज इक्वल टू ये हो गया 1, ये हो गया माइनस K-9/7, ठीक है बेटा, और ये S0 इज इक्वल टू K-9। तो सबसे पहले इसको स्टेबल बनाना है, क्योंकि ये स्टेबल होगा तभी जाके सारे पोल दैट पॉइंट के लेफ्ट में होंगे, इसको स्टेबल बनाना हमको। तो स्टेबल कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो K-9 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट विल गिव यू
के शुड बी ग्रेटर देन 9। पहला बात तो यह है, यहां से भी कर सकते हो, ये जो है 9 से ज्यादा होना चाहिए, यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरी बात क्या है, ये भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, यानी कि 1 माइनस के माइनस 9 बाई 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो हो गया 7 प्लस 9 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0, यही होगा। इसको क्या करो ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, ये हो गया 7, ये कैंसिल हो गया और हो गया ये के माइनस, उल्टा कर दिया। ओके, ये आ गया आपका, अब दोनों तरफ के ना ऐड कर दो, यही है थोड़ा सा मैथमेटिक्स, तो कितना हो जाएगा 16 इज लेस देन ग्रेटर देन के, दोनों तरफ के ऐड कर दो बस, है ना। तो हमको जो वैल्यू मिला, ये मिल गया के ग्रेटर देन 9 लेस देन 60। तो इन्हीं के वैल्यू पे ना ये सिस्टम स्टेबल होगा, और स्टेबल होने का मतलब कि इनके पोल लेफ्ट में होंगे। ठीक है, अगर के वैल्यू 9 से ज्यादा लेते हो तो एक्चुअल में ये वैल्यू नेगेटिव, 16 से ज्यादा लेते हो तो एक्चुअल में ये वैल्यू शायद नेगेटिव हो रही है ना। अगर के की वैल्यू अगर 16 से ज्यादा ले रहे हो जब, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बट ये वैल्यू नेगेटिव बोलर, और उससे दो पोल राइट में चले जाएंगे, मतलब वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो हमको वो चीज नहीं बताना, हमको ये बताना। अच्छा, किनके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन आएगा कि सर मान के चलो क्वेश्चन आया सर -1 के राइट में बताओ, किनके दिमाग में चल रहा है? अच्छा, एक्चुअली हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम लोग ऑलवेज स्टेबल सिस्टम में रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालते हैं, और स्टेबल सिस्टम का मतलब होता है कि सारे पोल्स लेफ्ट में होने चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये कौन सी टॉपिक है, ये क्या है? रिलेटिव स्टेबिलिटी है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑलवेज अमंग स्टेबल सिस्टम निकाला जाता है, इसलिए कभी ये पूछेगा नहीं कि राइट में आपकी वो कंडीशन बताओ कि जिससे पोल सारे राइट में पड़े, ये कभी नहीं आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम के कंडीशंस हैं, उसमें पोल किधर होंगे, जितना लेफ्ट में होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जो क्वेश्चन भी है बेटा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं ना कि कुछ भी क्वेश्चन है। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, तुम ऐसे अब एक क्वेश्चन बता दो कि सर मान के चलो हम राउट अरे बना रहे हैं, उसमें ना थर्ड रो 0 है, मान लो सर थर्ड रो 0 है, थर्ड रो 0 है, और इसके नीचे ना 3 साइन चेंज है, इसके नीचे सर 3 साइन चेंज है। क्या यह संभव है? क्या संभव है कि एस क्यूब रो 0 हो और उसके नीचे 3 साइन चेंज हो? मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? अगर एस क्यूब रो 0 हो और इसके नीचे 3 साइन चेंज हो, ऐसा संभव है कभी? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 3 साइन चेंज मतलब 3 पोल राइट में और 3 पोल करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में, और ये देता मात्र 4 ही पोल है, तो कैसे होगा ये? इसलिए इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो सकते, और इन पर डाउट भी नहीं होनी चाहिए, बात है। तो बट यहाँ पे ठीक है, डाउट तुम्हारा जेन्युइन है, क्योंकि वो हो सकता है, सोच सकते हैं कि राइट में जाए, लेकिन बेटा ये राइट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको ना स्टेबिलिटी रिमूव इंप्रूव करानी है, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी उसको ज्यादा चाहिए ना कि कम चाहिए। हाँ, चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सुनना यहाँ से, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आप के की वैल्यू बताओ जिससे सारे पोल 2 के लेफ्ट में हो। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2 के लेफ्ट में हो, तब होगा क्या, ये जो 2 के लेफ्ट में तुम निकाल रहे हो वो वाला सिस्टम कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है जो 0 के लेफ्ट में है। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि आप ऐसा कंडीशन बताओ कि सारे पोल इसके लेफ्ट में हो, इसके ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, तो तब क्या पुट करोगे तुम? तब S1 + 2 पुट करोगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलवेज लेफ्ट ही जाना होगा कि स्टेबिलिटी की कंडीशन करनी। क्लियर हो रहा है तक? अरे बोलो ना है या नहीं? अच्छा, नहीं आएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना इस चीज को, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है 3 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, अब एक्चुअल में ना ये अब स्टेबिलिटी हम लोग पढ़े, एक्चुअल में हमारे पास ना किस जनरेट होता है यही से, है ना, कि हम जो रिलेटिव देखो, हम ना आसानी से निकाल पाए थे स्टेबिलिटी कि मार्जिनल स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि स्टेबल है, ये तो आसानी से निकाल पाए थे। कंडीशनल स्टेबिलिटी भी आसानी से निकाल पाए थे। और कंडीशनल स्टेबिलिटी क्या होता है, के किस वैल्यू के लिए स्टेबल है, तो आसानी से निकाल पाए थे। हमारे लिए ना ड्रॉबैक तब शुरू हुआ, हमारे लिए ड्रॉबैक तब शुरू हुआ जब रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने आए। मेरी बात समझिएगा, जब रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने हैं, जब रिलेटिव स्टेबिलिटी यहां निकाल रहे हैं, इस केस में हम ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 तक ही कर पाएंगे। अच्छा, करने के लिए तो 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे, लेकिन आज तो तुम ही बता दो फॉर्मूला a - b⁵ का। बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा फिर।
इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। अरे बोलना है या नहीं, फिर इनफाइनाइट सीरीज में चल जाएंगे हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन में चल जाएंगे, यानी कि डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट ही नहीं, उसको करने में दिन भर लगेंगे। अब समझ रहे हो ना, s⁵ आ जाए, होता तो 7 9 तक है, बट अगर आ जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि ये कहां तक कर पाता है, ये 3 तक ही कर पाते हैं हम लोग, 3 से ऊपर में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी कि इसकी पहली ड्रॉबैक ये है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता पाता हायर ऑर्डर सिस्टम। अच्छा बता तो देगा, बट डिफिकल्ट होगा निकालना। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, बता तो देगा, किसी भी ऑर्डर का बता देगा, लेकिन तुम निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो डिफिकल्ट है, ये नहीं कि नहीं बताएगा, डिफिकल्ट है हायर ऑर्डर सिस्टम का रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना। तो पहली लिमिट तो ये दिखी आपको, हो रखा है। अभी जस्ट मतलब 2-3 घंटा का, देहरादून से कनेक्टिंग फ्लाइट चाहिए, 2 घंटा का। नहीं रिटर्न की नहीं अभी, देहरादून से कनेक्टिंग और 2 घंटा के अंदर। ठीक है काट के भेजिए, हाँ मेरा ही। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ना, वो ना हायर ऑर्डर सिस्टम के रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने में उनको प्रॉब्लम होगी यहाँ, पहली बात है ना। दूसरी, क्या बेटा तूने आज तक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा जिसमें कांस्टेंट छोड़ के एक्सपोनेंशियल हो कोफिशिएंट? अरे सुनो क्या बोल रहे, एक्सपोनेंशियल भी तो कोफिशिएंट होता है e⁵ ये सब चीज, क्या आज तक तूने देखा कि एक्सपोनेंशियल हो या फिर इनफाइनाइट सीरीज हो, मतलब साइन कोसाइन ये सब इनफाइनाइट सीरीज है, या फिर e⁵ समथिंग, मेरे पास समझ रहे हो, ये ना कोएफिशिएंट कभी भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो सकते या फिर एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकते। ये किसके लिए वैलिड है, खाली और खाली, तो बोलो ये किसके लिए वैलिड है, खाली और खाली कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। समझ रहे हो यहां तक, हालांकि क्वेश्चन में बेटा e⁵ भी मिलते हैं, पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं मिल सकते क्योंकि ये वैलिड किसके लिए, खाली कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए। समझ रहे हो यहां तक। अच्छा दूसरा, तो पहला क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी हायर ऑर्डर की नहीं निकलती इससे, और कोएफिशिएंट ओनली और ओनली क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तब मिलेगा यहां से। तीसरा सुनो, हाँ डेसिमल पॉइंट वगैरह सारे होंगे बट कांस्टेंट होने चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। साइन एक्स कोसाइन एक्स नहीं होगा ना इसमें, कैसे सॉल्व करोगे फिर, नहीं होता, इसमें होता ही नहीं है बात है। e⁵ s e⁵ x एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब e⁵ करोगे तो बेटा तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट तो हो ही जाएगा, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू पुट कर दो, यही प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी बात नहीं कर रहे हम, एक्सपोनेंशियल सीरीज या साइन सीरीज कोसाइन सीरीज, समझ रहे हो ये चीज, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, बात समझ रहे हो, 2+j5 बता दो, इसका नहीं बनेगा ये, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन नंबर तो होता है, ये नंबर तो होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये नहीं होने चाहिए, यानी कि ये प्योरली किसके लिए एप्लीकेबल है, कांस्टेंट के लिए। पहली बात है इसकी ड्रॉबैक थी। अच्छा तीसरी ड्रॉबैक ये है कि बेटा ये जो स्टेबिलिटी देता है
जो स्टेबिलिटी देता है वो क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी देता है, नो डाउट, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ता है। बोलिए हाँ या नहीं? लॉजिक समझो क्या बोल रहे हैं हम। आपको क्यूएस निकालना पड़ता है। क्यूएस क्या है? क्यूएस तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही निकलता है। हालांकि हम लोग शॉर्टकट निकाल लेते हैं 1 + जीएस करके, लेकिन निकालना हमको क्या पड़ता है? सीएलटीएफ। यानी कि हमको सीएलटीएफ की स्टेबिलिटी निकालनी है, और वो निकाला कैसे जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? वो सीएलटीएफ से ही निकलेगा। हालांकि जो आगे मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो भी अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी जो भी स्टेबिलिटी के मेथड पढ़ने वाले हैं, वो सारे मेथड, सारे एक्सेप्ट दिस, सारे मेथड ओएलटीएफ से सीएलटीएफ का स्टेबिलिटी बताते हैं। नहीं समझ आया क्या बोले? नहीं। रेस्ट के जो भी मेथड्स होंगे उसमें हमको निकालना स्टेबिलिटी किसका है? सीएलटीएफ का। स्टेबिलिटी ऑलवेज किसका फाइंड करना होता है? क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी। ओपन लूप हमारी सिस्टम नहीं होती, हमारी सिस्टम क्लोज लूप होती है, लेकिन हम निकालते किससे हैं? ओएलटीएफ से। हम इसके बाद ना, इस मेथड के बाद हमको सीएलटीएफ की नीड नहीं पड़ेगी। किसके लिए? स्टेबिलिटी निकालने के लिए। मान के चलो हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे कि जीएस जो दिया हुआ है s + 2/s² + 3s + 5 समथिंग दिया हुआ है इस तरह से, तो ये ओपन लूप सिस्टम है, तो हमको राउथ ऑर्बिट में क्या करना पड़ेगा? इसके सीएलटीएफ निकालो। अरे बोलना है या नहीं? इसके सीएलटीएफ निकालो, है ना, और फिर जाके स्टेबिलिटी निकाल पाओगे। लेकिन एक्सेप्ट राउथ ऑर्बिट, रेस्ट के जो भी मेथड आगे पढ़ोगे आप, रूट लोकस, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, व्हाट इज योर, जो भी आपके पास मेथड होंगे आगे, उन सारे मेथड में क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकलेगी। किसके हेल्प से? ओपन लूप के। तो एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमको क्लोज लूप निकालना पड़ता है इसको, और रेस्ट में निकालना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा? तो ये तो इसकी ड्रॉबैक थी। एक और चीज जानना जो जरूरी है, एक हमारे पास इक्वेशन आता है जिसको बोला जाता है प्योरली ऑड और प्योरली इवन पोलिनोमियल। प्योरली ऑड पोलिनोमियल और प्योरली इवन पोलिनोमियल बता रहा है। ये ड्रॉबैक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ड्रॉबैक खत्म हो गया, ड्रॉबैक लिखवा रहे हैं, टेंशन ना लो। अरे लिखवाएंगे बेटा सारी चीज, टेंशन क्या ले लेना, लिखवाएंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है, नो नेम एज, क्या बोल रहे थे, प्योरली ऑड पोलिनोमियल और प्योरली इवन पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान के चलो एक पोलिनोमियल है, लेट इट बी QS = S4 + 2S² + 3, ये 4 ले लेते हैं, या 4 = 0, मान लो ये इक्वेशन है। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? प्योरली इवन पोलिनोमियल। बोलो समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, सिमिलरली एक और लेते हैं। हाँ, इसी को तो इवन बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब नहीं बेटा, अच्छा तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, इससे कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। इवन पोलिनोमियल मतलब ये सारे इवन टेबल होने चाहिए, मतलब S4 S2 S0। ठीक, अच्छा उसी तरह से अगर इवन ऑड पोलिनोमियल लेते हैं तो समथिंग 5 हो जाएगा, समथिंग 2s³ हो जाएगा, प्लस 4s1 हो जाएगा, होगा ना, = 0। ये कौन सी पोलिनोमियल है? ये प्योरली ऑड पोलिनोमियल है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ये प्योरली इवन पोलिनोमियल है, ये प्योरली ऑड पोलिनोमियल। अच्छा एक बात बता बेटा, ये प्योरली जो ऑड पोलिनोमियल है कैन अगेन बी कंसीडर्ड एज S4, S कॉमन कर दो, S कॉमन कर दो, S4 2s³ सॉरी 2s² + 4 = 0 कैन बी कंसीडर्ड एज क्या? प्योरली इवन पोलिनोमियल। यानी कि प्योरली ऑड पोलिनोमियल कोई चीज नहीं होती है। मेरा बात समझोगे? राउथ ऑर्बिट में प्योरली ऑड पोलिनोमियल कोई चीज नहीं होगी। हालांकि अगर होगी भी तो क्या हो जाएगी? वो प्योरली इवन ही होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब बात समझो, यहां पे बड़ा मजा आएगा। सुनो, अगर वो प्योरली इवन पोलिनोमियल है, प्योरली इवन पोलिनोमियल है, ध्यान देना, यहां से 2-3 लाइन है, इस पर ध्यान देने वाली बात। अगर वो प्योरली इवन पोलिनोमियल है, इस केस में हमको वो सिस्टम या तो मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं समझे? समझते हैं? बताओ इसका राउथ अरे लगाओगे, इसका लगाओ चाहे उसका लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि इवन पोलिनोमियल ऑड पोलिनोमियल कोई चीज यहाँ होते नहीं। तो अगर यहाँ पे राउथ अरे हम लगाते हैं, राउथ अरे बोलो क्या होगा फिर? S4, अरे बोलो S4 कितना हो जाएगा? 1 5 3, S³ 0 हो गया।
बोलना, यानी कि ऑड रो जीरो हो जाएगा इसमें। अब ऑड रो जीरो होगा तो या तो ये मार्जिनल स्टेबल होगा, बोल, या फिर अनस्टेबल होगा, स्टेबल तो नहीं। तो एक नोट क्या है कि जो प्योरली इवन और ऑड पॉलिनोमियल है वो आइदर मार्जिनल स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, बट नेवर भी स्टेबल। समझ में आ गया? यहां तक पहले नोट लिखोगे, नोट नोट लिखना। प्योरली इवन और ऑड पॉलिनोमियल, प्योरली इवन और प्योरली ऑड पॉलिनोमियल, प्योरली इवन और प्योरली ऑड पॉलिनोमियल, प्योरली इवन और प्योरली ऑड पॉलिनोमियल्स are either marginal stable, or either marginal stable, or either marginal stable or unstable, or unstable, or unstable, but no, but never but never stable, but never be stable, but never be stable, but never be stable। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो ये चीज। एग्जाम्पल के लिए ये था आपका प्योरली ऑड पॉलिनोमियल, प्योरली ऑड, और ये था प्योरली इवन पॉलिनोमियल, प्योरली ऑड एंड प्योरली इवन पॉलिनोमियल। हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ राउथ हर्बिट स्टेबिलिटी, सब हेडिंग दोगे। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ राउथ हर्बिट स्टेबिलिटी। चलो बता दो पहला ड्रॉबैक, बताओ। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑर्डर इज डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल मत लिखना, पॉसिबल है बट डिफिकल्ट लिखोगे। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑर्डर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ is difficult, relative stability of higher order is difficult, is difficult, is difficult, not possible मत लिखना, बोल रहे हैं वही, हो गया। नॉट पॉसिबल मत लिखना फिर आएगा मेरा, इज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो बताओ क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले है ना, ले इन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कोफिशिएंट शुड बी, इन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कोएफिशिएंट शुड बी, in characteristic polynomial coefficient should be only constant, only constant, only constant, it is not valid, only constant, it is not valid for the coefficient of infinite series, for the coefficient of infinite series, or the coefficient of infinite series, or complex, or complex coefficient, or complex coefficient, or complex coefficient। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, लिखोगे। इट गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, it gives stability of CLTF, it gives stability of CLTF, it gives stability of CLTF by
by the help of CLTF, by the help of CLTF, unlike other methods, unlike other methods, those gives stability of CLTF, those gives stability of CLTF by the help of OLTF, by the help of OLTF, by the help of OLTF। ठीक है, और लास्ट एक और है। पहले ये बताओ बेटा, क्या तुम राउथ ऑर्बिट या राउथ अरे से ये बता सकते हो कि पोल की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? एग्जैक्ट तुम ये बताते हो खाली लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, इमेजिनरी पे कितना, बोलना है या नहीं? तुम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कहां है। अच्छा, तुम एग्जैक्ट पोजीशन बताते हो एक में, तो वो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। राउथ ऑर्बिट का कांसेप्ट नहीं है वो, मेरा बात समझो क्या है। राउथ ऑर्बिट तो बस ये बताते हैं कि राइट में कितना, लेफ्ट में कितना, इमेजिनरी पे कितना। हाँ, ये अलग से मिल गया कि उसको ना सॉल्व करने से हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है, लेकिन वो भी किस में? ओनली मार्जिनल स्टेबल में। मेरी बात समझो, ओनली किस में? मार्जिनल में। अच्छा, रेस्ट किसी में भी तुम राउथ अरे बनाए हो, कोई रो उठाओ, मान लो एस क्यूब रो उठाओ, उससे कोई इक्वेशन बनेगा थर्ड रो, उसको सॉल्व करो, 3 पोल देगा। बेटा वो पोल के लोकेशंस नहीं होते। क्या बोल रहे हैं? वो पोल के लोकेशंस नहीं होते। पोल के लोकेशंस मात्र और मात्र दे सकता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, और वो भी अपने नीचे वाले पोल के लोकेशन। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो भी कौन देता है? तो अपने नीचे वाले, वो भी ऊपर वाले को नहीं देता। 4 ही पोल के लोकेशन बताता है, बोलो है या नहीं? ये इसकी ड्रॉबैक है। हालांकि ये तो हम निकाल लेते हैं किसमें, खाली जो मार्जिनल है उसमें, बट एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल सकता जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, उनके ऊपर जो है उनके भी, वो भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि एक्चुअल डिग्री जो वो तो नीचे के बता देगा, तो वो भी बेटा वो राउथ अरे का कांसेप्ट नहीं है, याद रखना इस चीज को। राउथ अरे का कांसेप्ट क्या है? जो सिमेट्रिकल था वो था। मेरी बात समझो, उन्होंने क्या बताया? सिमेट्रिकल का कांसेप्ट बताया कि भाई ये ना पोल के लोकेशन कहां होंगे। उन्होंने बता दिया कि अगर S3 0 है, S1 0 है, तो j ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड होंगे। उन्होंने बताया कहां होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये तो हमको अलग से मिल गया कि मैथमेटिकल आगे आगे करते करते लोगों को पता चला कि भाई ऑक्सिलरी सॉल्व करने से ना उसके नीचे वाला मिल जाता है। राउथ का कांसेप्ट नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो राउथ ऑर्बिट का ये भी डिसएडवांटेज है कि वो ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता, वो बस ये बताता है कि लेफ्ट में कहां है, कितना है, राइट में कितना है, और इमेजिनरी पे कितना। समझ रहे हो? ये नंबर ऑफ काउंट बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। समझ में आ रहा है? यहां तक लिखेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज लोगे, it only gives the number of counts, it only gives the number of counts, it only gives the number of counts of closed loop poles, it only gives the number of counts of closed loop poles lies in LH left half, LH, RH right half, and imaginary axis, and imaginary axis of S plane, of S plane, comma, it never gives exact location of closed loop poles, it never gives exact locations of closed loop poles, it never gives exact locations of closed loop poles। ठीक, तो ये जो आप आज तक पढ़े ये ऑल अबाउट किसका था? राउथ ऑर्बिट। अब देखो यहां से बात ये है कि आज हम लोग का ये टॉपिक हो गया खत्म, और हमें है जाना। जाना है मतलब हमें है जरूरी एक्चुअली, है ना। अभी जा रहे हैं, कल क्लास होगी कि नहीं हमें नहीं पता है अभी हमें। अच्छा, कल संडे तो कल तो छुट्टी रहती है जनरली,
परसों भी होएगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता हमको। अच्छा बढ़िया बात है, मतलब कहने का मतलब समझो, मेरा मतलब समझो, कल तो क्लास ऐसे भी नहीं होती, मतलब होएगी कि नहीं हमको नहीं पता, परसों भी होएगी कि नहीं हमको नहीं पता, उसके अगले दिन भी होएगी कि नहीं अभी नहीं पता हमको। अब क्या है हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम रह नहीं रहे हैं अभी यहाँ पे ना, हमको जाना है। एक्चुअल बात यह है कि हमें अपनी कुछ